जय हिंद डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आपको क्लास 8 का हिंदी साहित्य का पाठ 3 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है बस की यात्रा। बस की यात्रा के लेखक हरिशंकर प्रसाई हैं। आज हम लोग इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। हरिशंकर प्रसाई का जन्म 22 अगस्त सन 1924 ईस्वी में मध्य प्रदेश में इटारसी के निकट स्थित जमानी नामक ग्राम में हुआ था। हरिशंकर प्रसाई सुप्रतिष्ठित व्यंग्यकार कवि थे, लेखक थे। इनकी स्नातक तक की शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई, फिर नागपुर विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री प्राप्त की तथा कुछ वर्षों तक अध्यापन का कार्य किया। ये बाल्यावस्था से ही लेखन में रुचि रखते थे। अध्यापन के साथ साथ साहित्य सृजन न चल पाने के कारण बाद में इन्होंने नौकरी छोड़ दी और साहित्य साधना को ही अपने लिए जीवन का लक्ष्य बना लिया। इन्होंने जबलपुर में वसुधा नामक पत्रिका का संपादन और प्रकाशन प्रारंभ किया, लेकिन धनाभाव के कारण इसे बंद करना पड़ा। इनके निबंध और व्यंग्य पत्रिकाओं में समय समय पर प्रकाशित होते रहते थे। 10 अगस्त सन 1995 ईस्वी को यह यशस्वी साहित्यकार परलोकवासी हो गए। बच्चों, आज हम इन लोग का साहित्यिक परिचय भी पढ़ेंगे। इनका साहित्यिक परिचय है। हरिशंकर प्रसाई व्यंग्य प्रधान निबंधों के द्वारा व्यक्ति और समाज के नैतिक और सामाजिक दोषों पर मार्मिक प्रहार किए हैं। साहित्य सेवा के लिए इन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। वर्षों तक आर्थिक विषमताओं को झेलते हुए भी ये वसुधा नामक साहित्यिक पत्रिका का संपादन और प्रकाशन करते रहे। बच्चों, इन हरिशंकर प्रसाई की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं थी, और लेकिन तब भी इन्होंने वसुधा नामक साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया और प्रकाशन किए हैं। समय की कमजोरियों एवं राजनीति के फरेबों पर इन्होंने करारे व्यंग्य लिखे हैं। ये स्वतंत्र लेखन को ही अपने जीवन का उद्देश्य बनाकर साहित्य सेवा में जुटे रहे। हरिशंकर प्रसाई की कृतियाँ हैं। हरिशंकर प्रसाई की निम्नलिखित रचनाएं हैं, जैसे कहानी संग्रह, उपन्यास, निबंध संग्रह। इनकी कहानी संग्रह हैं हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, उपन्यास, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज। निबंध संग्रह तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है और अंत में आदि। भाषा शैली। हरिशंकर प्रसाई की भाषा प्रायः गंभीर एवं क्लिष्ट न होकर सरल, प्रवाहमयी एवं बोलचाल की भाषा थी। यानी इनकी भाषा कठिन नहीं थी बल्कि सरल थी। ठीक है, ये व्यवहारिक एवं सरल भाषा के पक्षपाती थे। सरल भाषा के प्रयोग के कारण एक साधारण पाठक भी उनके रचनाओं को आसानी से समझ सकता था। पाठक यानी जो पढ़ने वाला होता है, यानी एक साधारण पढ़ने वाला व्यक्ति सरल भाषा के कारण इनकी रचनाओं को आसानी से समझ लेता था। भाषा के प्रवाह के लिए इन्होंने यत्र तत्र, तत्सम शब्द तथा विदेशी शब्दों के साथ साथ मुहावरों तथा लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है। यानी इनकी भाषा में हमें तत्सम शब्द, विदेशी शब्द, मुहावरा और लोकोक्ति भी देखने को मिलता है। शैली के रूप में इन्होंने व्यंग्यात्मक, प्रश्नात्मक तथा सूत्रात्मक शैलियों का प्रयोग प्रमुखता से किया है। हरिशंकर प्रसाई जी के द्वारा अनेक रचनाएं सराहनीय। वे इस लेख रचना के द्वारा अपने ही अनुभव का बखान करते हैं, जो कि है बस की यात्रा। हरिशंकर प्रसाई एक बार बस के द्वारा अपनी यात्रा कर रहे थे और इस यात्रा में उन्हें किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ा, इसका वर्णन वो करते हैं। और यात्रा के दौरान जो अनुभव, जो कठिनाई उन्हें महसूस हुई है, उसको वो अपने रचना के द्वारा दर्शाए हैं। एक बार वे बस से पन्ना के लिए जा रहे थे। बस बहुत पुरानी थी, जैसा कि बच्चों इस चित्र में दिखाया गया। चित्र में आपको बस बहुत पुरानी दिखाई गई है। ठीक है, इस पुरानी बस से ही उन्होंने पन्ना से के यात्रा किए थे और रास्ते में उनके साथ जो भी घटनाएं घटी थी उनका वे वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पे परिवहन निगम की जो बसें होती हैं
उन पर इन्होंने व्यंग किया है और ये भी दर्शाया है कि किस तरह से वे अपनी बसों का ध्यान नहीं रखते हैं। और एक खास तरह से इस रचना को यहाँ पे हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। बच्चों, जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें बहुत सी घटनाएं हास्यपद लगती है। हास्यपद यानी हंसी के पद, यानी ऐसी लाइन, ऐसे पद जो पढ़ के हमें हंसी आती हो। ठीक है, इस तरह यह रचना जो है बहुत ही रोचक हो गई है। आइए इस रचना को हम लोग पढ़ते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। यानी लेखक जो है वो अपने 5 मित्रों के साथ शाम को प्रोग्राम बनाया 4 बजे की बस से चलने की। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती, जो जबलपुर की ट्रेन से मिला देती। यानी लेखक जो है उसको पन्ना से सतना के लिए बस मिल रही वाली थी और वो बस जो है घंटे भर बाद मिलती और ये बस कंपनी की बस होती थी। यानी जब लेखक अपने मित्रों के साथ 5 मित्रों के साथ प्रोग्राम बना रहा था बस से चलने की, उसके 1 घंटे बाद 4 बजे उसे पन्ना के लिए बस मिलती थी, पन्ना से, जो सतना के लिए जाती थी। और यह बस जो है उन लोगों को जबलपुर की ट्रेन से मिला देती थी। यानी जो ट्रेन जबलपुर जाती थी उस ट्रेन को इस बस के द्वारा वो लोग पकड़ लेते हैं और फिर सुबह घर पहुंच जाएंगे। और जबलपुर की ट्रेन पकड़कर लेखक सुबह अपने घर पहुंच जाएगा। बच्चों, लेखक जो है शाम को 4 बजे अपने घर से निकला था और सुबह के समय वो अपने घर पहुंचता है। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लेखक कह रहा है हम में से, यानी उसके जो 5 मित्र थे उनसे में से 2 मित्र उसके सुबह काम पर हाजिर होना था। हाजिर का अर्थ होता है उपस्थित, यानी सुबह काम पर उन्हें उपस्थित होना था। इसीलिए वापसी यानी वापस लौटते समय रिटर्न होते समय उन्हें यही रास्ता पकड़ना था, अपनाना जरूरी था, यानी यही रास्ता पकड़ना था। अगर ये रास्ते से वो नहीं जाते तो वो सुबह काम पे नहीं पहुंच पाते, इसीलिए वापस होते समय इसी रास्ते वो काम पर गए। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। यानी लेखक कह रहा है कि उसको कुछ लोगों ने सलाह दी, राय मशवरा दिया कि समझदार व्यक्ति जो बहुत बुद्धिमान होते हैं, समझदार होते हैं, वे लोग शाम को इस बस से सफ़र नहीं करते। लेखक पहले सोचता है कि शायद कोई डरने वाली बात होगी या डाकू वाकू मिलते होंगे, इसलिए लोग शाम को बस से यात्रा करने के लिए मनाही करते हैं। यहाँ सफ़र का अर्थ होता है बच्चों यात्रा। इसलिए लेखक ने प्रश्न किया, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? यानी लेखक जो है सोचता है कि डाकू के डर से लोग शाम को यात्रा करने से मनाही कर रहे हैं, इसलिए उसने प्रश्न किया क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? वहाँ के लोगों ने कहा नहीं, बस डाकिन है, नहीं, वहाँ पे डाकू नहीं मिलते। डाकिन का मतलब होता है डराने वाली, यानी बस जो थी वो डराने वाली थी, बस बहुत पुरानी थी, इसलिए लोगों ने कहा बस डाकिन, यानी बस बहुत पुरानी है, या शाम को जब इससे सफ़र करते हैं लोग, यात्रा करते हैं, तो बस कहीं भी बिगड़ सकती, कहीं भी रुक सकती है और फिर लोगों को वहीं रास्ते में रुक जाना पड़ता है। इसलिए लोग जो समझदार लोग होते हैं वे शाम के समय इस बस से यात्रा नहीं करते हैं। अब आगे लेखक कह रहा है, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। यानी बस जो थी उसको देखकर लेखक के मन में श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ा, यानी श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो गया। श्रद्धा यानी आदर का भाव उत्पन्न हो गया। ठीक है, बस के देख के लेखक के मन में श्रद्धा का भाव इसलिए उत्पन्न हो गया था क्योंकि बस बहुत पुरानी थी, बहुत दिनों से चल रही थी, बहुत से यात्रियों को वो उसकी मंजिल पर सही सलामत
पहुंचा चुकी थी। ठीक है, और वह बस जो थी वो वयोवृद्ध, वयोवृद्ध का अर्थ होता है बहुत बूढ़ी। यहाँ बहुत बूढ़ी से मतलब है बच्चों बहुत पुरानी बस थी। ठीक है, तो बहुत पुरानी बस होने की वजह से लेखक को उसके मन में उसको देखकर उन श्रद्धा का भाव यानी आत्मसम्मान का, आदर का भाव उत्पन्न हो गया था। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी, यानी वो बस बहुत दिनों से चल रही थी, बहुत सदी से, बहुत पुराने समय से चल रही थी, तो इसलिए वह बस जो है बहुत अनुभवी हो गई थी और उसका अनुभव के निशान उस बस पे साफ साफ दिखते थे। यानी बस वो टूटी फूटी थी, शीशे उससे उसके कांच वाँच टूटे हुए थे, टायर बहुत पुराने से दिख रहे थे, तो इस चीज़ का निशान उस पर दिख रहा था। यानी अनुभव का निशान उस बस पे हमें देखने को मिल रहा था कि बस बहुत पुरानी है। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा, और जो वहाँ के लोग थे, जो यात्री थे, वो इससे सफ़र यानी इससे यात्रा नहीं करना चाहते थे कि इस बस को वृद्धावस्था में कष्ट होगा। यानी बस बहुत पुरानी थी और पुराने बस से इसलिए लोग सफ़र नहीं करना चाहते थे कि पुरानी बस को चलने में बहुत कठिनाई महसूस होती होगी। जैसे किसी बूढ़े व्यक्ति को अगर हम कोई काम करने के लिए देते हैं तो उसे बहुत कष्ट होता है, इसलिए लेखक कह रहा है वैसे ही बस बहुत पुरानी थी और उसे भी यात्रा करते समय बहुत कठिनाई का अनुभव करना पड़ता होगा। वह बस पूजा के योग्य थी। लेखक कह रहा है बस बहुत पुरानी थी, उसको देखकर बहुत आदर उत्पन्न होता था मन में, वो बहुत अनुभवी थी, इसलिए वह बस पूजा के योग्य थी, अब यात्रा करने योग्य नहीं है। उस पर कैसे सवार हुआ जा सकता है, और लेखक कह रहा इस बस पर कैसे हम यात्रा करने के लिए चढ़ सकते हैं। आगे लेखक फिर कह रहा है बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हिस्सेदार यानी साझेदार, यानी बस जिस कंपनी की थी उस कंपनी का एक व्यक्ति जो उस कंपनी में साझेदार था वो भी इसी बस से यात्रा कर रहा था। हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है। लेखक कह रहा है कि हम जो है उस व्यक्ति से, उस साझेदार व्यक्ति से पूछे यह बस चलती भी है। वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। फिर उस साझेदार व्यक्ति ने लेखक की बात का उत्तर दिया चलती क्यों नहीं है, यह बस चलती है, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं। लेखक फिर कह रहा है कि हम वही तो देखना चाहते हैं, यानी लेखक क्या देखना चाहता है कि वह बस चलती है, अपने आप चलती है या हाँ जी, और कैसे चलेगी। लेखक फिर उससे प्रश्न कर रहा है कि यह बस अपने आप चलती है। लेखक को आश्चर्य हुआ और उसने प्रश्न किया कि यह बस अपने आप चलती है। तो इस पर उस हिस्सेदार व्यक्ति ने जवाब दिया हाँ जी, और कैसे चलेगी। यानी बस अपने आप नहीं चलेगी तो बस कैसे चलेगी। यहाँ बस को चलने से मतलब है कि बस अपने आप चलती, ना कि उसे कोई और गाड़ी खींच के ले जाए। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। फिर लेखक ने आश्चर्य दिखाया कि और कहा कि गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। यानी बस बहुत पुरानी थी तो लेखक को आश्चर्य हो रहा था कि ऐसी बस अपने आप कैसे चलती है। हम आगा पीछा करने लगे, यानी लेखक बस के आगे पीछे देखने लगा, कहाँ बैठे कैसे बैठे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो बस अनुभवी है, नवी नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। तब लेखक के जो डॉक्टर मित्र थे उन्होंने कहा डरो मत, या लेखक से कहा डरो मत, चलो यह बस बहुत अनुभवी है। यानी बस सदियों से चलती आ रही थी, बहुत पुरानी बस है, बहुत दिनों से यात्रा कर रही थी, इसलिए उसे कहा गया बस बहुत अनुभवी है, इससे डरो मत, चलो आओ बैठो और यात्रा करो। नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, यानी जो नई नई बस आ रही हैं यात्रा की, उन बसों से ज़्यादा इस बस को विश्वसनीय कहा गया है। यानी यह बस विश्वास के योग्य है, जो सही सलामत हमारी मंजिल तक हमें पहुंचा देगी, या हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर जाएगी। यानी बस को कहा गया है बस बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। जैसे माँ अपने बच्चों को प्यार से अपने गोद में लेकर जाती है, वैसे लेखक कह रहा है कि यह बस जो है वह भी बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए, यानी लेखक अब बस में बैठ गया और बस चलने के लिए तैयार हो गई थी। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं।
अब लेखक कह रहा है कि जो छोड़ने यानी लेखक को बस पे बैठाने के लिए जो लोग आए थे उनका सामान लेके, उन लोगों को लेखक कह रहा है कि वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। अंतिम विदा यानी जैसे कोई व्यक्ति बहुत दूर चला जाता है, यानी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसका आत्म संस्कार के लिए ले जाते हैं, आत्मदाह के लिए लेके जाते हैं, तो लोग उसको अंतिम विदाई देते हैं क्योंकि वो वापस इस दुनिया में नहीं आता उनके बीच। तो लेखक कह रहा है वे लोग भी हमें ऐसे देख रहे थे जैसे हमें अंतिम विदाई दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है। अब लेखक कह रहा है कि वो जो लोग हम छोड़ने के लिए आए थे उनकी आंखें ऐसी कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, यानी इस दुनिया में लोगों का आना जाना तो लगा रहता है। यानी जो व्यक्ति इस दुनिया में जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी होती है, तो इससे डरना नहीं चाहिए। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, और जो इस दुनिया में आया है वह जाएगा, यानी वह मृत्यु को भी प्राप्त होगा। यानी जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है इस दुनिया में उसे मृत्यु भी होगी, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो, चाहे वो फकीर हो। रंक यानी गरीब व्यक्ति और फकीर यानी जो साधु महात्मा को लोग घूमते हैं मांगने के लिए, उन्हें फ़कीर कहा गया। तो चाहे राजा हो, चाहे गरीब व्यक्ति हो, चाहे फ़कीर हो, चाहे जो भी हो, इस दुनिया में जिसने जन्म लिया है वह मृत्यु को जाएगा, इसलिए उससे डरना नहीं चाहिए। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, आदमी को यहाँ से हटने के लिए, यहाँ से जाने के लिए एक निमित्त होना चाहिए, एक रीज़न होना चाहिए। अब लेखक कह रहा है इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, जैसे सारी बस ही इंजन है। लेखक कह रहा है जो इंजन है वो सचमुच से अब स्टार्ट हो गया है, यानी सचमुच बस जो है चलने के लिए तैयार हो गई है, और ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। और लेखक को ऐसा लग रहा है कि पूरी बस ही इंजन है और वह इंजन के भीतर यानी इंजन के अंदर बैठा है। यानी जब इंजन स्टार्ट होता है तो इंजन में कंपन होती है बस में, और इंजन बहुत तेज़ आवाज़ करता है, और इससे लेखक को लग रहा है कि पूरी बस ही इंजन, यानी पूरी बस ही हिल रही थी, पूरी बस में इंजन की आवाज़ आ रही थी, तो लेखक को लग रहा कि पूरी बस ही इंजन है और वह इंजन के अंदर बैठा हुआ है। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। अब लेखक कह रहा है जो बस में कांच लगे थे, कांच यानी शीशा लगा था, वो बहुत कम बचा था, यानी बस बहुत पुरानी थी, उसकी मरम्मत नहीं की गई थी, तो बस के जो शीशे थे, कांच थे, वो भी बहुत ज़्यादा टूट फूट गए थे। और जो कांच यानी शीशा बचा हुआ था उनसे अब उन यात्रियों को बचना था, यानी बस जब चलती है तो हिलती है, तो कहीं कांच उन लोगों को लग ना जाए, इसलिए उन लोगों को उससे बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। अब लेखक कह रहा है वो लेखक जो खिड़की के पास बैठा हुआ था और कहीं खिड़की का शीशा उसे लग ना जाए, इसलिए वह फौरन यानी तुरंत ही खिड़की से दूर सरक गया, यानी खिड़की से दूर हट गया, यानी खिड़की से दूर जाके बैठ गया। इंजन चल रहा था यानी बस चल रही थी, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। लेखक कह रहा कि उसे ऐसा लग रहा था कि इंजन की जो है उसकी सीट के नीचे ही लगा हुआ है। और बच्चों बस आज यहीं तक, इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड